बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। मुल्क के अंदर बजट आ चुका है, नया बजट हुकूमत ने पेश कर दिया है और इस बजट के अंदर हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि बड़ा रिलीफ़ दिया जाएगा आवाम को हर लिहाज से, हर तरफ से। लेकिन इस बजट में कोई खातिर ख्वाह सेहत के हवाले से या किसी और हवाले से कुछ चीज़ें देखने को सामने नहीं आई। आज मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो है नेशनल प्रेस क्लब के अंदर आई, तशरीफ़ लाई और वहाँ पर सहाफ़ियों के लिए उन्होंने हेल्थ कार्ड जो इश्यूज़ किए हैं उसके लिए वहाँ पर आकर उन्होंने काफ़ी सारी गुफ्तगू फरमाई। बात कर ही रही थी कि लाइट चली गई और लाइट गई तो शायद बहुत सी बातें, बहुत से सवालात, बिजली का जाना सामने छोड़ गया कि इस मुल्क के अंदर अगर लोड शेडिंग के ये हालात हैं, बाकी सब चीज़ों के ये हालात हैं और सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड जैसा इनिशिएटिव अगर आप ले रहे हैं तो एक कौमी सेहत कार्ड इससे पहले भी चल रहा था जो शायद हर पाकिस्तानी के लिए था। उसके लिए क्यों बजट नहीं एलोकेट किया गया, उसको क्यों बंद कर दिया गया? वो क्या अच्छा इनिशिएटिव नहीं था या वो किसी और हुकूमत का था तो इसलिए उस पर फोकस नहीं दिया गया? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की जाए, अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए, लेकिन क्या वो अरबों रुपए लगाकर इस मुल्क के अंदर हुकूमत कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकती थी कि ये लोग जिनको भिखारियों की तरह पैसे मिलते हैं और पैसे दिए जाते हैं, इनके लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता कि कोई इंडस्ट्री लगती जहाँ पे ये काम करते, स्किल्ड लेबर बनते और कुछ काम करके ख़ुद भी पैसे कमाते खुददारी से और हुकूमत को भी कुछ फ़ायदा उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? या हर आने वाली हुकूमत, हर आने वाला देने वाला बजट, क्योंकि अभी तो वक्ती हुकूमत के पास शायद कम वक्त है, ऐसा लगता है जैसे आगे इंतखाबात होने हैं, कहा यही जा रहा है हर तरफ से कि शायद इंतखाबात होंगे अक्टूबर के अंदर और एंड ऑफ अक्टूबर कहा जा रहा है या अक्टूबर की वही डेट जिसका जिक्र हमेशा से होता आ रहा है, उसकी तैयारी है। इसलिए हुकूमत ने शायद जो बजट दिया है वो अपने उस मुताबिकत के लिहाज से दिया जा रहा है। कहा जा रहा था कि शायद इसके बाद एक और बजट भी आएगा जो अगली आने वाली केयर टेकर सेटअप हो या क्या होगा वो दोबारा से बजट देंगे। लेकिन फ़िलहाल बजट के अंदर बहुत सी बातें की जा रही हैं, इसको जो है क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, बहुत सी बातें की जा रही हैं। क्या इस बजट से क्या इम्पेक्ट होगा आवाम के ऊपर, आज इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ कुछ और थोड़ी सी बातें करेंगे और उसमें कौमी असम्बली ने आज जो है वो 9 मई के शरपसंदों के ख़िलाफ़ जो केसेस थे मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली है। इंतहाई काबिल मज़म्मत है 9 मई के वाक़यात, जो कुछ हुआ, जिस तरह से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएगा, जिस तरह से फ़ौजी तनसीबात, स्पेशली हमारे शहीदों के जिस तरह से मोन्यूमेंट को तोड़ा गया, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए है उन तमाम किरदारों को जो इसका हिस्सा थे, उन तमाम लोगों को जिन्होंने शरपसंद अनासिर थे, उन सबको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है। और आज कौमी असम्बली के अंदर भी 9 मई के शरपसंदों के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं इनको मिलिट्री एक्ट के थ्रू, यानी 1952 का जो 1952 का मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी गई है, बिल मंजूर कर लिया गया है। जहांगीर तरीन साहब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी कुछ जिक्र करेंगे और तूफ़ान का खदशा भी है कराची के अंदर, और कराची और इसके गिरदोनवा सिंध के बहुत से वो इलाके जहाँ पर लोग मौजूद हैं और लोगों को इस टाइम पर सिंध हुकूमत कह रही है वहाँ से इनखला के लिए, लेकिन कुछ लोग बज़िद हैं जो वहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। उन सब से रिक्वेस्ट है, उन सब से अपील है, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो काइंडली अपने एरियाज़ को वेकेट करें, वहाँ से इनखला करें, क्योंकि वहाँ पर खुदा न ख्वास्ता तूफ़ान का खदशा है और जानी नुकसानात भी हो सकते हैं। सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं असद नवीद साहब, तजज़ियाकार हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है ज़फ़र चौधरी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा असद नवीद साहब से। और असद साहब, इस मुल्क के अंदर आपने बजट देखा और सब चीज़ें आपने देखी कि किस तरह से यहाँ पर बजट दिया गया है। गवर्नमेंट्स हमेशा जब भी बजट देती हैं तारीफ़ें करती हैं अपनी, ऑब्वियसली कोई भी सियासतदान हो कभी भी अपनी कोई नेगेटिव बात तो आगे नहीं करेगा, हमेशा पॉजिटिव बात ही करनी है सियासतदान ने, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या ना हो। लेकिन इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? व्हाट इज़ योर असेसमेंट ऑफ दैट? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इनटू योर शो बिलाल चट्टा साहब। और यकीनी तौर पे आपने बिल्कुल सही बात की है। जब भी कोई बजट पास होता है, ऑफ कोर्स हम इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, लेकिन एक लेमैन की अगर से नज़र से देखें तो दो चीज़ें उसमें बुनियादी तौर पे होनी चाहिए। एक तो उसके अंदर इंसेंटिव्स होने चाहिए कि कारोबारी जो आपका तबका है वो वेट कर रहा होता है कि यार बजट पास होगा, उसके बाद देखेंगे कि हमें इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं, आने वाला साल हमारे लिए क्या क्या लेकर आया। और अपॉर्चुनिटीज़, और ये अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ आपके कारोबारी अफराद के लिए नहीं होती, यंगस्टर्स के लिए होती हैं, स्टार्टअप्स के लिए होती हैं। पता होना चाहिए कि यार हमारा मार्केट किधर जा रहा है, कितने पैसे हमारे गले में मौजूद हैं। इस वाले बजट को देख के हमें, जिसको कहते हैं ना, एक स्पॉटलाइट कर दिया आपने कि आपका जो बजट है ये इलेक्शन ईयर का बजट है, क्योंकि इसके अंदर आपको इमेजिनेशन की, लैक ऑफ इमेजिनेशन
क्रिएटिविटी नहीं नज़र आई। ठीक। और आप जितने भी सेक्टर्स की बात कर लें, पावर एनर्जी की बात कर लें, टूरिज्म की बात कर लें, या यू नेम इट, वहाँ पे आपको बेसिक जो फंडामेंटल के यार सिंपल टैक्स लेना है, जमा कराना है। एंड यू नो, जब से मैंने होश संभाले हैं, बल्कि आप लोग मेरे से थोड़े से ही उम्र में ज़्यादा हैं तो जवान ही, लेकिन बात ये की जाएगी कि हमने कभी भी नहीं देखा कि पाकिस्तान की तारीख में आपका कोई भी बजट पास हुआ हो और वो खसारा लेस हो। ये भी बजट खसारे का है, और एक तो इसके ऊपर लैक ऑफ इनोवेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लैक ऑफ इंसेंटिव्स हैं। और इसाक डार साहब ने जो वही बुनियादी प्रिंसिपल अपना पुराना यूज़ करते हैं कि एक थपकी दे दी जाए आने वाली आवाम को, उसके बाद एक मिनी बजट आएगा, IMF के साथ प्रपोजल्स चलेंगे, फिर IMF डिसाइड करेगा कि हमने इसको कैसे रिवाइव करना है, एंड द फिल्म गोज़ ऑन एंड ऑन। आई एम नॉट वेरी आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड कि ये इस तरह का हमारा बजट होगा। 700 बिलियन रुपीज़ का हमारा खसारा ऑलरेडी है, एंड बाकी सारी चीज़ें भी आपके सामने। ग्रोथ रेट 3.5% हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स आई हैव टू लाफ आउट लाउड एट दिस। और इसके साथ ही स्टेट बैंक ने भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, शरह सूद को 21% बरकरार रखने का कह दिया है। और जो कुछ इस बजट के बाद हो रहा है हुकूमत पे, अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, क्या अशिया सस्ती होंगी, क्या यहाँ पर इंडस्ट्री इस एक साल के अंदर ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है और बहुत सी इंडस्ट्री तो बंद हो गई है इस मुल्क के अंदर, क्या इंडस्ट्री चलेगी यहाँ पर, क्या कारोबारी हजरात इस बजट से कुछ फ़ायदा ले सकेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो कुछ रोशनी डालेंगे इस पे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया जी चट्टा साहब। देखिए जी, बजट इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बजट में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी और हैं भी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान में अब एक कल्चर बन गया हुआ है कि जी मिनी बजट भी आते रहेंगे और आते रहने हैं, उससे हमें जो है ना तैयार रहना चाहिए। ये चूँकि इस हुकूमत का आखिरी बजट था बिफोर गोइंग टू इलेक्शन, तो उन्होंने कोशिश की, मगर चूँकि जो अवेलेबल सोर्स और इनकम थी उसके मुताबिक ही बजट पेश किया जाना था, जिसमें मैं समझता हूँ कि जी तारीख का सबसे बड़ा बजट है 14,430 अरब का जी, जिसमें से 7,303 अरब तो आपने डायरेक्टली रीपे करने हैं इंटरेस्ट के। जी बिल्कुल। अब 50 सिर्फ सूद की मद में? जी सिर्फ सूद की मद में जी। अब यानी लोन की असल अमाउंट कुछ भी नहीं जाएगी, सिर्फ सूद की मद में जो इंटरेस्ट पेमेंट है। जी सिर्फ इंटरेस्ट है। तो आपने सबसे पहले तो आपने 50% तो इंटरेस्ट में चला गया, और जो बाकी है वो तकरीबन 6,900 तो खसारे का बजट है। ये तरीक का सबसे बड़ा खसारा है, सबसे बड़ा खसारे का बजट है। ठीक है। और इसमें 9,200 अरब के जो रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट सेट किए गए हैं। इससे पहले पिछले साल 6,100 अरब का था, उस वक्त इकॉनमी कुछ बेहतर थी, तो 6,125 अरब कलेक्ट हो गए। इस साल 7,447 और फिर 186 अरब उसमें और शामिल किए गए मिनी बजट के तौर पे, तो वो 6,600 7,600 700 के करीब बजट था। तो उसमें से जो हमें टारगेट अचीव हुआ है तकरीबन 7,200 का। ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जी 7,200 में आपने 2,000 अरब के टैक्सेस ऐड कर दिए हैं, और दूसरी तरफ आपकी जो इकॉनमी है वो स्क्वीज़ हो रही है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% पे चली गई है, आपकी एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गई, आपकी इंपोर्ट रिड्यूस हो गई, फॉरेन रेमिटेंस रिड्यूस हो गई, हर चीज़ रिड्यूस हो गई। और फॉरेन रेमिटेंस तो देखें उसकी तरफ भी आते हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जी आपकी जो GDP ग्रोथ थी वो 0.29% पे आ गई 6.1 से जी। तो अब एक तो उसमें जो टारगेट किया गया है, मैं नहीं समझता कि वो अचीव होगा इन कंडीशंस के साथ जो प्रेजेंट है इस वक्त। ठीक है। दूसरी बात जो है इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है कि जी आपने सर वैसे एक सवाल, मैं सॉरी टू कट यू, GDP का 6.7 से 0.29 पे आ जाना, क्या वजह क्या है इसकी सर? देखिए जी GDP ग्रोथ इसलिए नहीं हो सकी कि सडन हमारे यहाँ जो है ना प्रॉब्लम आ गई, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, हमें जो है ना वो फंड्स का इशू था, हमारी इंपोर्ट बंद हो गई, वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ रुक गई। क्या वजह हुई उसकी? जब आपकी सर्कुलेशन ही रुक गई, उसकी वजह देखिए जी फॉरेन एक्सचेंज का ना होना, जिस वजह से हमारी एक्सपोर्ट में ये था कि जी आप देखिए 100 यानी एक सवाल ये जहन में आता है कि 6.7 की आपकी GDP ग्रोथ हो और एक नई हुकूमत आए, एक नया सेटअप टेकअप करे, जो सेटअप ये क्लेम करे कि हम तजर्बाकार लोग हैं, हमारे पास हम बड़े वेल एक्सपीरियंसड हैं, हमारे पास तमाम अहल लोग हैं जो समझते हैं इस सिस्टम को, जो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हुक्मरान रह चुके हैं, इन तमाम ओहदों को संभाल चुके हैं, हम आके इसको इम्प्रूव करेंगे। फिर 6.7 से GDP ग्रोथ का मतलब 0.29 पे आ जाना, ये तो इंतहाई तशवीशनाक मामला है। हालांकि लोग तो तजर्बाकार थे और कोई पहली दफ़ा तो हुकूमत ले नहीं रहे थे।
देखिए जी, मैं समझता हूँ इसकी जगह कोई रस्तों भी होता तो ये यही होना था। ये इनके बस की बात नहीं थी। इस साल 7 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट हुई है इससे 1 साल में। ठीक है। जो इफेक्ट्स जो पिछली गवर्नमेंट के थे, जो 150 रुपए पे आपने जो ना लॉक कर दिया पेट्रोल को और बाकी चीज़ें जो थी, वो सारी इकाइयाँ जब इकट्ठी करेंगे आप तो उसके इफेक्ट्स जो है ना इमीडिएटली नहीं आते। ठीक। आज जो मेजर्स किए जाएंगे उनके इफेक्ट्स आज नहीं निकलेंगे, वो 3-6 महीने या 8 महीने में रिजल्ट सामने आएंगे। ठीक है। सो जो मुल्कों की इकॉनमीज होती हैं वो इमीडिएटली कोई मिरेकल शो नहीं करती हैं। वो जो भी डिसीजन आपके होते हैं वो 2-4 महीने की इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट देते हैं कि क्या है। ठीक है। अब इसमें ये जो रिजल्ट था ये पिछली हुकूमत की वजह से ही 2.9% पे आया। मैं नहीं समझता हूँ कि इस हुकूमत को इसका ब्लेम देना चाहिए, लेकिन इस हुकूमत के पास जो अवेलेबल चीज़ें थी उसी को फोकस किया गया। जो सबसे बड़ी बात ये थी कि अखराजात को कंट्रोल नहीं किया गया। चूंकि पीडीएम थी 100 मिनिस्टर और वो एक लाइन बना दी गई, सबको नवाजना था, सबको अकोमोडेट करना, करप्शन को भी कंट्रोल नहीं कर सके। वो सारी चीज़ें वो थोड़ी इकाइयाँ जो थी वो पॉजिटिव नहीं गई हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो IMF का जो 9th रिव्यू था उसमें जो सक्सेसफुल नहीं हो सकी गवर्नमेंट, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात थी। और मैं समझता हूँ कि जी गवर्नमेंट को अभी भी 30 जून तक जो 9th रिव्यू है उसमें पॉजिटिवली, चूँकि इतने इंतजामात किए हैं गवर्नमेंट ने इस 9th रिव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए, इतने इंतजामात किए हैं कि जी दुनिया में सबसे महंगा आपका मार्कअप रेट है इस वक्त। आज पॉलिसी मेंटेन रही है लेकिन फिर भी 21 BPS पे वो है स्टेट बैंक और 4-5 तो बैंक भी लेते हैं जी। तो दुनिया का महंगा तरीन, दुनिया की महंगी तरीन इस वक्त आपके पास एनर्जी है। तो इंडस्ट्री के लिए तो वो माहौल साजगार नहीं है। ना इंडस्ट्री के ना एनर्जी के ऊपर कोई मेजर्स लिए गए हैं, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने की कोशिश की गई है, ना जो इंपोर्ट अल्टरनेट है उसके ऊपर कोई पॉलिसी लाए गए हैं, ना ही कोई फॉरेक्स मैनेजमेंट की गई है, और ना ही मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री का एक रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए थी ना वो नहीं हो सकी। वो बहुत ज़रूरी थी। देखिए ये रवायती बजट जो है ना वो आता रहता है, आपने फिगर्स बढ़ा दी कम कर दी, वो एक मैनेजरियल बजट इसको कह सकते हैं। लेकिन एक रेवोल्यूशनरी बजट ये होता है कि जी आप अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए, अपनी इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आप कोई ऐसे स्पेसिफिक मेजर्स लेते हैं जिससे एक रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है और आपकी इंडस्ट्री चल पड़ती है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जी ना तो रॉ मटेरियल के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है, LCs भी कल से दोबारा बंद कर दी गई हैं। जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने भी जो है ना वो करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। कभी नहीं सुना था कि प्राइवेट बैंक भी करप्शन की तरफ जाएंगे, और वहाँ भी इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनमें या तो रिश्वत ले रहे हैं या वो मार्जिन ले रहे हैं, हालांकि स्टेट बैंक की पॉलिसी नहीं है इसके ऊपर। तो पूरी कौम इस वक्त जो है ना वो उस जान में आई हुई है कि जी क्या करना है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और सबसे बढ़ के ये है कि जी बिजनेसमैन को जो कॉन्फिडेंस देना चाहिए था हुकूमत को, वो कॉन्फिडेंस देने में नाकाम रही है हुकूमत। वो कम से कम बिजनेसमैन को इतना इत्मीनान देना चाहिए था कि वो अपनी इंडस्ट्री बंद करके बाहर जाने की ना सोचे, वो अपना कैपिटल दबा के ना बैठे, वो अपने पैसे को सर्कुलेशन में लेके आए और अपनी इंडस्ट्री को चलाए, वो अपनी एम्प्लॉइज़ को ना छोड़े और किसी तरह भी वो अपनी इंडस्ट्री का पहिया चलाता रहे। तो ऐसे कोई इकदाम नहीं किए गए और ना ही इस तरह का कॉन्फिडेंस मिला है बिजनेस कम्युनिटी को जिससे वो कंटिन्यू हो सकती। अब इसमें मैं समझता हूँ कि जी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो भी रिड्यूस हुई 1.8 समथिंग से 1.17 पे आ गई। ठीक है। तो अब आगे भी जो इनके टारगेट्स है वो नहीं है। 21% अब इसमें गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, इस वक्त तो 48% है। तो 21% गवर्नमेंट कहती है कि इन्फ्लेशन रेट है, तो अब 21% तो अब इकॉनमी से ये लादा कर देना, 21% तो इन्फ्लेशन है, वो तो पैसे निकल गए आपके। ठीक। फिर बाकी जो पैसे बचते हैं वो छोटी छोटी इनकम से 3000 अरब अदर देन नॉन टैक्सेबल जो इनकम है वो भी मैं नहीं समझता हूँ कि टारगेट पूरा करेगी, लेकिन हो सकता है 2000 अरब तक वो चली जाए। और आपकी जो है इस वक्त जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है 9200 अरब का, मैं नहीं समझता कि वो 7000 अरब तक भी पहुँचेगा। तो ये सारे 2200 अरब से भी ज़्यादा का शॉर्टफॉल हो जाएगा इसके। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि जी आपकी इकॉनमी पहले से भी अभी रिड्यूस है, तो ये सिचुएशन है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो सिचुएशन है, चूँकि गवर्नमेंट का पीरियड कंप्लीट हो चुका है जी, अब जो इंटरनेशनल डोनर है, जो इस वक्त IMF है जिस पे हम नज़र जमा के बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी इकॉनमी को अगले 2 साल में 20 से 25 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। अब 20 से 25 बिलियन डॉलर किस तरह आएंगे, IMF ने नहीं देने सारे डॉलर, लेकिन IMF का ट्रस्ट हमें चाहिए, IMF का साथ हमें चाहिए। हम दूसरे
जो है ना वो हमारे जो डोनर्स हैं, हमारे जो मुख्तलिफ दोस्त कंट्रीज हैं, हम उनसे ले सकते हैं। वो भी रिलाई कर रहे हैं IMF इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आएगा, क्योंकि उन सब की भी शर्त यही थी कि IMF का कॉन्ट्रैक्ट बहाल होगा तो हम लोग पेमेंट, जिस तरह से बड़ा हुकूमत ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा इन्होंने खुशियाँ मनाई थी कि हमने 9.75 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अंदर ले आए हैं, उसमें से आई गेस कुछ भी ना होने के बराबर पैसे अभी तक पाकिस्तान में आए हैं। तो वो जो 9,705 जनेवा की आप बात कर रहे हैं, जी, वो तो लोन थे, उसमें तो 6-7 बिलियन 8 बिलियन तो लोन था। वो सर वो लोन भी नहीं मिला, और वो पीरियडिकल है, वो अगले आने वाले वक्तों में आना है, वो इमीडिएटली नहीं आना। मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमी के जो डिसीजंस होते हैं उनके इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है, वो तो लेटर ऑन ही आएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जी जो इसकी रेमेडी है उसमें मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक तो हम फोकस कर लें अपनी SME को, हम फोकस कर लें कि जी हमने जो एक्सपोर्ट करनी है वैल्यू एडिशन के ऊपर जाएं और अपने एक्सपोर्ट के ऊपर हम जो ना वो बड़े हार्ड डिसीजन लें और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कस्टमाइज किस्म की पॉलिसी बना दें एक्सपोर्टर के लिए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। दूसरा जो हमारा जितनी एक्सपोर्ट बढ़ना ज़रूरी है उतनी इंपोर्ट कम होना ज़रूरी है, लेकिन इंपोर्ट इस तरह कम नहीं करनी चाहिए कि अभी गवर्नमेंट ने 4.8 बिलियन पे ले आई है और बिल्कुल हर चीज़ बंद कर दी है, तो पाकिस्तान LCC बंद कर दी है, सर इंपोर्ट करेंगे कैसे? तो उसमें इंपोर्ट करने के लिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इंपोर्ट ऑल्टरनेट पे जाना चाहिए, जो सब्स्टिट्यूट है उसकी कोई पॉलिसी बनाए, कोई 15 से 20 बिलियन हम अगर पूरी एक्सपोर्ट आप इसी तरह इसी रिदम में रखें और इसी स्पिरिट में, तो आप 15 से 20 बिलियन की जो ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे जा सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की पॉलिसी बनाएंगे आप तो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। उससे 20 बिलियन आप कम कर लें, इधर से आपकी इस वक्त 26-27 बिलियन ग्रॉस एक्सपोर्ट है, फिर आप जब फ्रेट के पैसे भी बाहर निकल जाने हैं तो वो निकालेंगे तो 20 बिलियन ये आती है, तो आप तो 50-55 बिलियन से ऊपर नहीं जा रहे। जो फॉरेन रिमिटेंस है, सबसे अहम ये है इस वक्त कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, एक ऐसा आप सिस्टम बनाएं कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको एक ट्रस्ट दें, एक इत्मीनान दें, उनको पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ दें जो एक स्टैंडर्ड की होती हैं और जिस पे वो फ़ख्र महसूस करें पाकिस्तानी होने में। चूँकि इस वक्त कोई 1.95 करोड़ लाख से लेके 1 अरब के करीब पाकिस्तानी बाहर हैं, वो अगर आपको थ्रू बैंक्स पैसे भेजते हैं तो आपको किसी लोन में जाने की जरूरत नहीं है, आप अमेरिका में। लेकिन बैंक्स का यहाँ पे आप जो एक्सचेंज रेट का जो फ़र्क है, यानी ओपन मार्केट का फ़र्क और बैंक की एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है, उसमें मेरा ख्याल है कि हर शख्स कोशिश करता है कि बाहर जब इतना बड़ा फ़र्क मिल रहा हो तो बैंक्स के थ्रू वो फ़र्क कम होना चाहिए। चूँकि हुंडी ज़्यादा चल रही है इस वक्त और सबसे बड़ी वजह है, दो वजूहात थी। एक तो चूँकि उम्रे के लिए, हज के लिए गवर्नमेंट ने बैंकों से पैसे नहीं दिए तो वो सारा स्ट्रेस ओपन मार्केट पे था। ठीक है। दूसरा जो था वो जो हम खोल रहे थे ये कॉन्ट्रैक्ट जी DA के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, उसके लिए भी कोई देखें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई बाहर से बंदा पैसे नहीं आपको देता या उधार नहीं देता साल का, आपको बाहर पैसे देने पड़ते हैं। तो वो एक स्ट्रेस था ओपन मार्केट पे कि जी वो पेमेंट्स भी होनी थी। तो एक साल के लिए पैसे बाउंड करने पड़ते हैं एक्चुअली बाहर आपको? नहीं, एक साल के लिए बाहर बाउंड भी पैसे होते हैं। आपने यहाँ से DA का कॉन्ट्रैक्ट लिया, अपने बाहर पैसे दे दिए, उन्होंने माल भेज दिया। ठीक है। हमने DA में यहाँ पे हम इसी बात पे जो शोर कर रहे हैं कि जो DA के अगेंस्ट जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो यहाँ तो मार्जिन ले रहे हैं या रिश्वत ले रहे हैं। तो जो बिजनेसमैन है वो डबल पैसे खर्च कर रहा है। एक तो वो बाहर भी दे रहा है पैसे, हालांकि मैं समझता हूँ वो नहीं देने चाहिए बाहर पैसे, हमें उसका कोई अल्टरनेट सोचना चाहिए। वो बाहरी पैसे दे रहा है और यहाँ रिश्वत दे रहा है या इधर मार्जिन भी दे रहा है, तो उस वजह से मार्केट पे स्ट्रेस था। अदरवाइज अभी थोड़ा सा वो स्ट्रेस रिलीज हुआ है। जो ही देखिए अमेरिका से इतना पैसा आ सकता है कि अमेरिका में आपका 60% जो है ना वो हुंडी के जरिए आ रहा है पाकिस्तान में ग्रे रूट से, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। उसके ऊपर कोई रेमेडीज, कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग करनी चाहिए। आपका इंग्लैंड से या यूरोप से आपका 70-80% हुंडी के जरिए आ रहा है, आपका मिडल ईस्ट से 50% हुंडी के जरिए आ रहा है। तो आपकी जो कैपेसिटी है ये ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा आने की वो 60 से 70 बिलियन है इमीडिएटली। और अगर हम उनको मोटिवेट करें या पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको दें और डॉलर के अंदर दें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कोई एनर्जी के अंदर हम उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे दें, तो मैं समझता हूँ 100 बिलियन तो आराम से आ सकता है। कोई ऐसा उसमें 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आराम से आ सकता है। मैं पॉलिसी देता हूँ, देखें मैं पॉलिसी देता हूँ आपको 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना वो एनर्जी के अंदर 15 से 20 बिलियन और 15 से 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना इसके अंदर आ सकती है इमीडिएटली विद इन 3 to 4 मंथ्स। आपकी 30-40 बिलियन डॉलर विद इन 3 to 4 मंथ्स या आ सकते हैं। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम सर। और जी बिल्कुल एक वाज़े पॉलिसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी ये पैसे लाना कोई मुश्किल काम है। देखिए जितना हम आपके पीछे भागे हैं, हमने कैप लगा दिया, ओपन मार्केट में फर्क पड़ा, 7 से 8 बिलियन ओपन मार्केट के जरिए आ गया। नवीद साहब मेरा आपसे भी सवाल है कि देखिए IMF का 8वां रिव्यू मिफ्ता इस्माइल साहब थे, इसी हुकूमत के एक वजीर खजाना थे,
और कहा जाता था कि बड़े टैलेंटेड आदमी हैं, वो ख़ुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री चलाते भी हैं, इस मुल्क के सिस्टम को, कारोबार को बखूबी समझते हैं। जब वो आए उन्होंने एक नई गवर्नमेंट नया सेटअप टेकअप किया था बड़े क्लेम्स के साथ, फिर 8वां रिव्यू सक्सेसफुली उन्होंने कर लिया IMF के साथ, उसको कैरी ऑन किया, और 9वां रिव्यू इसहाक डार साहब ने तब से आकर आज तक फंसा दिया है। असद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इसहाक डार साहब की ना अहली है ये 9वां रिव्यू ना होना? अगर 8वां इसी हुकूमत के एक शख्स ने कर लिया था और वो कहता था कि हमें मुश्किल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, इन्होंने भी मुश्किल स्टेप्स तो बहुत से लिए, अवाम पर महंगाई का भरपूर बोझ डाला, यानी महंगाई 4 गुना कर दी, लेकिन 9वां रिव्यू कंटिन्यू नहीं कर पाए। असद साहब जी, चट्टा साहब, बात ऐसे कि जब इसहाक डार साहब आए उसका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट था, और जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे उसका सर इनके आने से क्या पर्सपेक्टिव होगा? मैं आपको बताता हूँ ना, जब मिफ्ता इस्माइल साहब वापस आए तो PTI की हुकूमत गिरी थी, और जिस टाइम नून लीग की स्ट्रेटजी के मुताबिक दे नीडेड अ पर्सन जो जाके इकॉनमी को संभाले और अपना बर्डन सारा अपनी पार्टी के ऊपर लेके वाइट ऑफ हो जाए। हमने इसहाक डार साहब को तब देखा जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने तमाम तर बड़े डिसीजन ले लिए थे, जब तमाम तर लोड PMLN के ऊपर पड़ गया था, जब पूरी हुकूमत अपोजिशन उनको गालियां दे रही थी, और फिर मिफ्ता इस्माइल को साइड पे किया, आज वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान की तहरीक चला रहे हैं, तो उसी वजह से चला रहे हैं कि भाई आपने मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई थी, मैंने 8वां रिव्यू फाइनलाइज कर लिया था, आपने ऊपर आके इसहाक डार साहब को बैठा दिया, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चीज़ें डिफरेंट थी। इसहाक डार साहब जिस टाइम पर आ रहे हैं उस टाइम पे चीज़ें वाकई डिफरेंट। अभी मैं शाहजेब खान ज़ादा साहब के साथ उनका प्रोग्राम देख रहा था, जहाँ पे उनका एक उन्होंने एक क्लेम किया कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है, हालांकि मुझे नहीं समझ आती कि जियो पॉलिटिक्स कैसी। जियो पॉलिटिक्स अगर होनी है तो चाइना और अमेरिका के दरमियान होनी है, आपके और सऊदीया, आपके और UAE, आपके और मलेशिया और आपके और बाकी सारे जितने आपके फ्रेंड्स ममालिक है उसमें नहीं होनी है। आपने सवाल पूछा था कि इसहाक डार साहब से 9वां रिव्यू मुकम्मल हो क्यों नहीं पा रहा। जो उनकी कंडीशंस हैं, अब ये तो मैं जफर महमूद साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि पाकिस्तान की तारीख में जितना बंदा अपनी नाक लकीर के साथ लगवानी थी उन्होंने लगवा दी, और जो हम कुछ कर सकते थे हमने कर लिया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि IMF हमारे साथ ये कोई मेरे ख्याल से 23वां हमारा प्रोग्राम है, और 23वें प्रोग्राम में हमारे हमेशा ही उनके साथ ये मुतालबात रहे कि जो उन्होंने हमें पॉलिसीज दी हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि अपने फॉरेक्स रिजर्व्स आप $15 बिलियन पे लेकर जाएं, यहाँ पे हमें अंडरटेकिंग दे अपने दोस्त ममालिक से, क्या वो पूरे करेंगे? आप अपना बजट खसारा उसको रिकवर करें, आपका जो एनर्जी की लाइन लॉसेज हैं उनको पूरी करें। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये सर कि देखें, मिफ्ता इस्माइल साहब जब आए, जब उन्होंने सिस्टम टेकअप किया, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब ख़त्म हुई यहाँ पर, और उसके बाद अगली गवर्नमेंट ने आकर जब टेकअप किया सिस्टम, आप क्या समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी चूँकि महंगाई बढ़ाई, IMF की रिक्वायरमेंट्स पूरी की, उनकी तमाम शराइत पूरी की और अपना 8वां रिव्यू कंटिन्यू कर लिया। सिमिलरली इसहाक डार साहब ने भी कोशिश की कि उसी तरह से महंगाई को, बल्कि मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ाया, हर चीज़ को बढ़ाया, टैक्स नेट को इम्प्रूव करने की कोशिश की, और बारहा कई माह से यही क्लेम करते आ रहे हैं कि हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। इसके बावजूद भी वो IMF का 9वां रिव्यू कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि 8वां रिव्यू कर लिया था उन्होंने, वो करना आसान था, 9वां करना मुश्किल था, क्या ये ऐसे? देखिए, मैं आपको वही पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। 9वां रिव्यू जब आया, बेसिकली उसको बुनियादी तौर पर फरवरी में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। हम 6 महीने वैसे उसकी 25 अक्टूबर उसकी डेट थी, अक्टूबर थी, फरवरी में मेरे ख्याल से आपने उसको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसको मुकम्मल करना था। आज अगर हम देखें तो इसहाक डार साहब के जो पुराने बयान आते हैं उसको भी आप निकाल के देख लें, उनका ये कहना था कि हमें IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन में पाकिस्तान लैंड करूंगा। जो कुछ कहते थे उसमें से तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो एग्जैक्टली द IMF नोज दैट एज वेल। अब आपके शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो IMF को आगे कहा कि आई डोंट केयर, I mean, I don't care IMF is there or not। आज हमारे और फिर IMF की बाहों में गिरे हुए, आज तक प्राइम मिनिस्टर टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हमारा जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो इस महीने के एंड पे हो जाएगा। डज एनीवन वांट्स टू बिलीव दैट कि 9वां में आपका रिव्यू आज के इट इज द 5th टाइम आई गेस ही इज सेइंग, एब्सोल्युटली ही इज गिविंग द सेम क्लेम। सो IMF isn't willing to साइन एन एग्रीमेंट विद यू until and unless जब तक आप उनकी सारी चीजों को मुकम्मल तौर पे मान ही लेते हैं, एंड दैट इज नॉट जियोपॉलिटिक्स। सर ये तो कह रहे हैं हम मान गए हैं, जफर महमूद चौधरी साहब 8वां रिव्यू मिफ्ता इस्माइल साहब ने कर लिया, सक्सेसफुल रहे, 9वें की बारी आई तो मिफ्ता इस्माइल साहब को उतारा गया, जबकि वो कहते थे, वो क्लेम करते थे कि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ, जिस स्ट्रैटेजी से मैं चल रहा हूँ, मैं 9th रिव्यू भी सक्सेसफुली स्टार्ट करूँगा और उसको कंप्लीट भी करूँगा। डार साहब आए, डार साहब ने आकर मुल्क के अंदर कुछ किसी किस्म की बेहतरी नहीं लेके आए, LCs बंद कर दी, इंपोर्ट्स बंद की, हज़ारों कंटेनर पोर्ट्स पे फंस गए, लोगों का कारोबार बंद हो गया, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, बिजली की महंगाई, गैस की महंगाई, हर चीज़ की जो है वो नेगेटिविटी हर तरफ हमें नज़र आई, लेकिन 9वां रिव्यू कंटिन्यू नहीं हो पाया, अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल टाइम्स क्लेमिंग इट कि हमने तमाम शराइत पूरी कर ली और अब हम करने लगे हैं कंटिन्यू। दो चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक, सबसे पहली रीज़न ये है, जब मुफ्ता इस्माइल साहब आए थे तो उस वक्त इमीडिएटली पिछली गवर्नमेंट गई थी
और उसका इंटरनेशनली उन्होंने अभी तक कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं किया था, और उनकी पोजीशन इतनी बुरी हो गई थी कि जी उनके जाने पे लोग जो है ना आम आवाम भी शुक्र अदा कर रही थी। तो उस वक्त वो 8th रिव्यू हो गया। जब 9th रिव्यू का मामला आया उस वक्त तक आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो बड़ी हाइक पे चली गई, और इतनी हीट क्रिएट हो गई आपके दरमियान कि जी आपके मुल्क के अंदर जो है ना वो स्टेबिलिटी को देखते हुए स्टेबिलिटी ना होने की वजह इंस्टेबिलिटी को देखते हुए IMF ने कहा कि जी आप अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी करें। दूसरी ये है कि जी इसहाक डार साहब ने वाजे कहा कि जी मैं इस वक्त ऑन द स्क्रीन ये बात नहीं कह सकता कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसमें चल रही है, जिसको उन्होंने जियो पॉलिटिक्स कहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जो कि पाकिस्तान को या इस हुकूमत के होते हुए नहीं देना चाह रही। तो मैं नहीं समझता हूँ, देखिए हम स्टेक होल्डर हैं, हम IMF के स्टेक होल्डर हैं 2% के सही, लेकिन हम स्टेक होल्डर हैं। ठीक, और हमें हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं है और उनका हमारे बगैर गुजारा नहीं है, हमने उनके पास जाना ही जाना है। लेकिन पॉलिटिकली अपनी कुछ चीज़ें मनवाना चाहते हैं कुछ मुल्क, जिस वजह से ये प्रेशर डेवलप हुआ है, पूरी कौम जानती है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई दो राय है। लेकिन 2% का हमारा मतलब, लेकिन ये हुकूमत जाती है चट्टा साहब, इस हुकूमत के जाने के बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोग्राम पूरा है 24th प्रोग्राम वो भी आना है, और वो आएगा आपके सामने। थोड़ी सी स्टेबिलिटी होने दें, चूंकि ये पॉलिटिकली इतनी इश्यूज आगे हुए थे कि जी इसमें कोई भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, हमारी अपनी कौम इंटरनली एक्सटर्नली वो सारे मामला, लोगों ने यहाँ पे कंपनियां हायर की और मुल्क के खिलाफ, ये गद्दारी की मत में आता है कि मुल्क के खिलाफ आपने जो है ना पॉलिटिक्स की और आपने लॉबिंग की कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, डिफरेंट चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि जी तमाम पार्टीज़ को अपने मुल्क के लिए जो इकॉनमी के ऊपर जो है ना वो कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये जो रिव्यू नहीं हुआ, मैं समझता हूँ इसमें 70% ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और 30% जो है ना हुकूमत की नाअहली भी हो सकती है कि वो प्रॉपर तरीक़ों से कैलकुलेट नहीं कर सकी इश्यूज़ को, और वो इस तरह मैनेज नहीं कर पाए IMF के साथ कि जब उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर दें, वो इम्प्लीमेंट करने के फ़ौरन बाद वो नहीं गए, उसके थोड़ा देर बाद गए तो उतनी देर में और डिमांड निकल आई। सो ये एक टेक्निकल गेम थी जिसको मैं समझता हूँ कि जी नहीं डिस्कस करना चाहिए। ये इनसे हो सकता था और हुआ क्यों नहीं, ये एक पॉलिटिक्स है, ये एक प्योर मैं बात कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिस वजह से ये नहीं हुआ। अदरवाइज 1.1 बिलियन देखें, पाकिस्तान की इस वक्त 126.4 बिलियन लोन है IMF का, और पाकिस्तान की मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि $150 बिलियन की अभी कैपेसिटी है। हम 150 बिलियन और ले सकते हैं, लेकिन हमें प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग हो सकती है। हम 17-18 बिलियन का इजाफा कर देते हैं, या हमने उसमें पे करना होता है ये जो है ना पेंशन्स, फिर आप सैलरीज 30-35% बढ़ा देते हैं, फिर आप सैलरियाँ लेने के लिए देखिए 50% आपका पूरे इसका 7,303 आपने इंटरेस्ट देने हैं, आप इंटरेस्ट पे करने के लिए, आप सैलरीज देने के लिए, आप पेंशन देने के लिए, आप करप्शन करने के लिए पैसे लेंगे तो कौन देगा आपको? आपने वापस कहां से करने हैं? आपको भाई प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग मिलेगी। आप प्रोजेक्ट शो करें, आप फंडिंग लें। प्रोजेक्ट तो आप शो नहीं करते हैं, आपने जो एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं वो आउटसोर्स कर दिए हैं आपने। मैं समझता हूं एनर्जी के जितने प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट ऑन होने चाहिए, चूंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जी आपने रोटी कपड़ा मकान का, या आप कह लें कि जी ये जो है गैस बिजली पानी ये गवर्नमेंट ने देना होता है। आपने पूरी बिजली आउटसोर्स कर दी है, उसमें बाहर के लोगों की इन्वेस्टमेंट आ गई, उनके इंटरेस्ट, किकबैक्स और वो सारी चीज़ें डालेंगे तो आपकी पहुंच से तो बाहर चली गई है। तो जितनी देर तक आपकी पहुंच में ये चीज़ें नहीं आएंगी, आपकी इंडस्ट्री कैसे लगेगी? आपके मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्री लगना दूर की बात है, आप लगी हुई इंडस्ट्री को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये वजह है कि आप जो ये जो इसमें एनर्जी है वो आप नहीं दे सकते, मार्कअप आपके हाई हैं, और आप एनर्जी रेट से इतने हाई है सर, दे नहीं सके। यूनिट इतना बढ़ा दिया एनर्जी के रेट, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो यूनिट बढ़ेगा ना भाई। आप देखें जी 11 सेंट में गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है, ये अभी हाइड्रल पावर का, मैं कहता हूँ 5 सेंट से ऊपर नहीं होना चाहिए था वो। तो 11 सेंट में जब एग्रीमेंट होगा, उसके बाद लाइन लॉसेस 80% तक लाइन लॉसेस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत। उसके बाद आपने जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो सारे डालेंगे, फिर आप उस पर अपना 17-18% आप डालेंगे सेल टैक्स, तो आपका तो 60-70 रुपए में यूनिट जाएगा। वो तो कैसे आ सकता है? हाइड्रल का भी आपका, अब आपको चाहिए कि जी आपको 3-3.5 सेंट में आपको सोलर मिल रही है और 3.5 सेंट में आपको ये मिल रही है विंड, तो उसके ऊपर भी खुदारा गवर्नमेंट खुद कुछ करे, या कोई कंपनी बना के ओवरसीज पाकिस्तानी को इन्वॉल्व करे और उनसे इन्वेस्टमेंट कराए डॉलर्स के अंदर। और ये चीज़ें हमारे पास पूरी प्लानिंग है, हम देने को तैयार हैं।
तो वो एनर्जी के ऊपर अगर गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पाएगी तो ना आपकी इंडस्ट्री चलनी है, ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी है, ना आपका जो है ना वो विशियस सर्कल जो एक है वो इकोनॉमी का वो चलना है। उसको चलाने के लिए बड़े सीरियस और कस्टमाइज्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है और वो नहीं ले पा रही। मैंने यही कहा कि गवर्नमेंट उस तरह के डिसीजन नहीं ले पा रही। सिर्फ लफ्ज़ों का गोरख धंधे से आप बजट बना लेंगे तो उससे इकॉनमी नहीं चलेगी। आप बजट बना के लफ्ज़ों की हेर फेर से दे देंगे तो क्या चलेगा? प्रैक्टिकली आपने देखना है कि आपने इकॉनमी को चलाना कैसे है, मटीरियली आप किस तरह फॉरन। देखिए इकॉनमी दो किस्म की आप है, एक पैरेलल चल रही है आपकी लोकल इंडस्ट्री और लोकल आपके रेवेन्यूज और कलेक्शन, और वो लिंक्ड है आपकी फॉरेन मैनेज जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो जो फॉरेक्स मैनेजमेंट है उसके साथ। तो आपकी दोनों चीज़ें मिसमैच हैं, दोनों चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। दोनों चीज़ों के ऊपर आपका किसी किस्म का जो है ना उतना होल्ड नहीं है कि आप किसी को अपने हाथ से उसकी डोर हिला सकें। हर चीज़ दूसरों के हाथ में आपने दी हुई है, तो आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आप कम से कम चीज़ों को इतना स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें और कस्टमाइज करके पॉलिसी और प्लानिंग बनाएं और इम्प्लीमेंटेशन कराएं, और करप्शन 2-4 साल के लिए रोक दें खुद भी और अपनी करप्शन कैसे फिर ये काम चल सकता है। ये एक बड़ा मुश्किल जो है वो सेंटेंस भी है इवन कि मैं तो ये कहूँगा कि करप्शन रोक दी जाए। कैसे करप्शन रोकी जाए कि आज चेयरमैन नैब साहब भी लाहौर में तशरीफ़ लाए और ईडन के कुछ ऐसे लोग थे जिनके कुछ पैसे पेमेंट्स देनी थी, उन्होंने आके वो चेक तकसीम किए और चेक डिस्ट्रीब्यूट किए अमंग दोज पीपल। और साथ ही ये भी उन्होंने कह दिया कि इस मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है करप्शन की, और यहाँ पे बहुत से ऐसे केसेस हैं जो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। चेयरमैन नैब का ये कहना कि इस मुल्क के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हुकूमत का ये क्लेम करना कि हम 13 जमातें इकट्ठी होकर इस मुल्क को बड़ा भरपूर अच्छे तरीके से चला रहे हैं, हम सब तजर्बाकार लोग हैं, किस तरह से देख रहे हैं? मतलब असद साहब, हाउ डू यू थिंक कि चेयरमैन नैब का ये क्लेम करना और कहना कि मैं मतलब इस मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ती जा रही है और इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, जबकि वो खुद चेयरमैन नैब है और इन चीज़ों को आएगा इफ़ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरो, कौमी एहतसाबी ब्यूरो का अगर उनका ये इदारा है तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद उनका भी कुछ रोल है इसके अंदर इसको कंट्रोल करने में। बिल्कुल, आपने चेयरमैन नैब की बात की। चले एक चीज़ तो अप्रिशिएट करनी चाहिए कि उन्होंने ऑन स्क्रीन आकर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन एग्जिस्ट करती है और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। एग्जिस्ट नहीं सर, उन्होंने कहा बढ़ती भी जा रही है एब्सोल्युटली। और उसके अंदर जो सर फहरिस्त उन्होंने केस रखा है वो अलकादर ट्रस्ट का केस रखा हुआ है और उसकी बुनियाद पर वो बता रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। लेकिन तो इससे पहले जावेद इकबाल साहब भी थे हमारे यहाँ पे और उन्होंने कहा था कि करप्शन खत्म हो गई है, एक हमने वो भी दौर देखा है। नोइंग द फैक्ट कि हमें भी पता है कि नैब का जो इदारा है वो किस तरह से रोटेट करता है, और जो उनके चेयरमैन नैब है, मैं तो उनका नाम भी लेते हुए कतराता हूँ, आपको भी पता है कहाँ से वो रिटायर्ड होकर और कहाँ पे लगे, और स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, तो नीयत उनकी अलबत्ता अच्छी नज़र आती है। और हमारे नज़ीर भट्ट साहब नाम है, नज़ीर अहमद साहब या भट्ट साहब उनका गालिबन नाम है। लेकिन जो चीज़ तशवीश की वो ये है कि बाहर की जब दुनिया हम पे पहले लैक ऑफ ट्रस्ट करती है, और जब हमारे दोस्त ममालिक जिनसे हम कर्जा मांगने जाते हैं और वहाँ पे बैठ के हम उनको कहते हैं कि जी हम आपको कर्जे आपकी शराइत पे वापस दे देंगे, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वहाँ पे जब चेयरमैन नैब बैठ के टेलीविजन की स्क्रीन पे ये कह रहा हो कि भाई आपके यहाँ पे करप्शन का जो इंडेक्स है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से ये एक ज़रा एक जिम्मेदाराना स्टांस नहीं था जो उनको नहीं लेना चाहिए था। इसके अलावा काम वो अच्छा कर रहे हैं और उनके जो केसेस में उनके देखता आ रहा हूँ आए दिन, तो स्पेशली एंटी पीटीआई ज़रूर मुझे उनका पोस्चर नज़र आता है, लेट्स बी ब्लंट ऑन द स्क्रीन एज वेल, लेकिन काम वो कर रहे हैं और एक उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है। लेकिन उनका ये स्टांस अगर ये से गुरेज करते तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर होना था, अलबत्ता हमें नज़र नहीं आया। दूसरी जानिब अगर ये बात की जाए, आपने चेयरमैन नैब की बात की है, एंटी करप्शन का महकमा जिसकी ज़्यादा रिकवरी आती है पंजाब से, असल महकमा तो है ही वो था और काम ही उसका था ये करना, लेकिन अब एंटी करप्शन का तो शायद इतना नाम नजर नहीं आता। चौधरी परवेज़ साहब को उठाया है, बाकी लोगों को उठाया है, न जाने उनसे रिकवरी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्या होगा वहाँ पे। लेकिन अब इसी तरह जिस तरह से आपने बताया कि चेयरमैन नैब साहब का स्टेटमेंट देना इंटरनेशनली, इसहाक डार साहब भी बीइंग फॉरेन आई मीन लाइक कोई इस मुल्क के अंदर जो वज़ीर ख़जाना होते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि इस मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहे हैं। ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, अगर आपका वज़ीर ख़जाना ये कहे कि आपके मुल्क से करेंसी स्मगलिंग हो रही है रूटीन के अंदर, क्या इंटरनेशनली और IMF पे इसका इम्पैक्ट होगा उनकी स्टेटमेंट से? देखिए जी, ये एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ना इसको जुटलाया जा सकता है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान है वो एक ऐसे जगह पे समझ लें है कि जी जहाँ से पूरी दुनिया की नज़रें इस पे हैं और इसकी इकॉनमी को सबूताज करने के लिए हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, किसी भी सूरत में हो, वो इंडिया हो, वो इसराइल हो, वो अमेरिका हो, वो थ्रू जो है ना वो अफ़गानिस्तान हो। तो मैं इसहाक डार साहब की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि डॉलर स्मगल हुए हैं, यहाँ से हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, और उसको लेकिन मसला ये है कि जी ये स्मगल को रोकना किसने है? हुकूमत उनकी है
इक्तदार में इसहाक डार साहब की पार्टी है, यही तो सबसे बड़ी बात है, उनके पास है। वजीर खजाना होते हुए वो ये बता रहे हैं पॉलिसी और कुछ जामे इस तरह के फैसले, जिस तरह मैं समझता हूं, तो ना अहली तो डार साहब क्यों ही ना डॉलर स्मगल हो रहे हैं। तो देखिए, मैं ये एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है कि जी हमें नया पाकिस्तान भी रास नहीं आया और हम पुराने पाकिस्तान में भी जाना नहीं चाहते, हम हमारे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। अब तो हमारा पाकिस्तान जो है वो कम से कम करप्शन से पाक हो। ये जो अभी 9 मई का एक खौफनाक वाकयात हुए, उसके ऊपर जिस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं जीरो टॉलरेंस के ऊपर, मैं कहता हूं ये जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए आपकी करप्शन के ऊपर, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए आपके वतन के साथ गद्दारी करने वालों के ऊपर, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अब लीगली हमें बड़ा स्ट्रेट होने की जरूरत है, हमें पॉलिटिकली भी जीरो टॉलरेंस की जरूरत है कि जी हम इनको एक्सेप्ट करें करप्शन के अंदर। और टॉलरेंस की अगर जरूरत है तो वो रवैयों में है, वो आसानियां पैदा करने के लिए है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। वो टॉलरेंस जो पॉलिटिकल टॉलरेंस थी वो नहीं रही, लेकिन इकोनॉमिकल टॉलरेंस हमें नहीं चाहिए। हमें करप्शन को लगाम देने की जरूरत है, हमें बुराई को रोकने की जरूरत है। अगर हमने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है तो हमें उसको एक बड़ा स्ट्रेट, एक क्लियर एक स्टांस लेने की जरूरत है कि जी हम ऐसे जो डिसीजन लें, ऐसे फैसले करें जिससे हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए। और मैं समझता हूं कि 2 साल, देखें जी, आपका 2023-24 और 24-25 2 साल आपके बड़े अहम हैं। ये डायरेक्शन देंगे आपके मुल्क की कि आपने मुल्क के किस तरफ जाना है। और मुझे ये उम्मीद है कि हमारा मुल्क इन 2 साल में, मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि ये एक बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा डिजास्टर हुआ कि हम मजीद वर्ष गए तो वो बुरे हालात होंगे 2025 के बाद, फिर जो है वो खाना जंगी की तरफ हम चले जाएंगे। उससे बचने के लिए हमें आज बड़े हार्ड डिसीजन और बड़े कस्टमाइज में बार बार यूज करता हूं कि स्पेसिफिक एक चीज के ऊपर हम फैसला करें, उसके ऊपर अमल दरामद कराएं, छोटी से छोटी चीज का एक डायरेक्शन लें, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराएं और इम्प्लीमेंटेशन कराने तक उसको फोकस करने की जरूरत है। तब जाके हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई रिजल्ट निकल सकते हैं। अदरवाइज जो हालात हैं, अगर रूटीन में चलना है, जिस तरह ये आ गया बजट पेश कर दिया, फिर उसी तरह रूटीन में टामटकोइयाँ मारते रहे और वो वही गोरख धंधा लफ्जों का रहा, तो कुछ नहीं होगा। हमें अब ऐसी टीम की जरूरत है जो प्रैक्टिकल काम करे और जो रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेट सेट करे और फिर उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट करे। टीम कहाँ से मिलेगी? इतने तजर्बाकार लोग तो आए हैं जो मुतादिद बार हुकूमत कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और 13 जमातों का इत्तेहाद था। ये तजर्बों से नहीं, डेडिकेशन से ये चीजें आनी है, डेडिकेशन से ये चीजें आनी है। अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ, आसिफ अली जरदारी साहब की लाहौर में मौजूद थे, उन्होंने एक जिक्र किया कि मैंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया और वो गैस पाइपलाइन पाकिस्तान को, मैं चाहता था कि यहाँ पे सस्ती गैस मुहैया हो यहाँ पे पाकिस्तान को, ना कि महंगी लीजिए, जिस तरह हम अभी कतर से इंपोर्ट कर रहे हैं या मुख्तलिफ ममालिक से, रशिया से जो है वो LNG पाकिस्तान पहुंची है। वो कह रहे थे कि ईरान से लेना हमें बड़ी चीप पड़नी थी, बड़ी सस्ती पड़नी थी और इससे मुल्क की बहुत बेहतरी थी। उन्होंने कहा मैंने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, लेकिन मेरे बाद किसी ने भी इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह कंटिन्यू नहीं किया। ये सियासी फैसले और सियासी नारे हैं। उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त जो रेट थे दुनिया के, वो और थे। ठीक, उसके बाद रेट बढ़ गए। हमारे पास पैसे नहीं, हमने क्या लेना बाहर से। देखें, आपने अगर गैस लेनी है, आपने अगर डीजल लेना है, आप $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें, मैं 3 साल के अंदर आपको अगले 500 साल के लिए डीजल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको गैस इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको ये खाद इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको। आपके मुल्क में इतने ज़खायर हैं। अब अगर आपने मुल्क में अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज नहीं करते, हमारे पास जो मिनरल उनको यूज नहीं करते, तो दुनिया ने हमें जलीलो खार ही करना है। हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करने की जरूरत है, हमें अपने नेचुरल जो मिनरल्स हैं उनको जरूरत है यूज करने की। हमारे जो कोयले के प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर आप $20 बिलियन दें लेके आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से, तो मैं आपको अगले 500 साल तक गारंटी देता हूं कि आपको डीजल इंपोर्ट नहीं, $18 बिलियन का आप सिर्फ डीजल इंपोर्ट करते हैं साल में। तो आप मुल्क के अंदर जो चीजें उनको छोड़ के आप किकबैक्स के ऊपर जाते हैं, उधर मुआहदा कर लिया, इधर मुआहदा कर लिया, थर्ड पार्टी ले ली, FDI आ गई, ये आ गया। भाई आप अपने मुल्क, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करें, अपने इन्वेस्टर ढूंढें। बाहर से किसी ने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी आपके पास। अब जो हालात हैं, जो डॉलर आज अगर किसी ने डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर ली तो वो 4 महीने बाद ये 350 का हो जाएगा, तो फिर 70 पैसे 100 रुपए से 80 पैसे लेके वापस कौन जाएगा? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो मेरे भाई इस वक्त कोई चीज नजर नहीं आती। लोकल इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनाएं, लोगों के पास पैसा है, इन्वेस्टी दें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टी लेके आएंगे, यार पैसा लाओ, फॉरेन एक्सचेंज सरेंडर करो और इंडस्ट्री लगाओ। आप कोई पॉलिसी बनाएं, ऐसी भाई पॉलिसी बनाएं जिसके ऊपर आपकी लोकल लोग जो हैं वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, उनको इत्मीनान दें, उनको ट्रस्ट दें। आप फॉरेनर को ट्रस्ट दे रहे हैं, वो पैसा लाएं और फिर आप उनको कैसे वापस करेंगे? आप लोकल बिजनेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को
कॉन्फिडेंस दें, उनका ट्रस्ट डेवलप करें कि भाई अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और आपके साथ कोई ऐसा खेल नहीं खेला जाएगा, आप मुल्क के लिए काम करें, हम आपके साथ हैं। तो देखें पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती है। आप तो आज तो आप किसी के जख्मों पे मरहम नहीं रखते, आप किसी के पास जाके नहीं कहते कि भाई मेरे मुल्क का मामला ठीक हो जाएगा, भाई आप ना करेंगे। आपने पूरे साल के टेन्योर में किसी चैम्बर में आप तशरीफ नहीं लेके गए, किसी जगह आपने नहीं कहा कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों हम ठीक कर देंगे काम को और आप भरोसा रखें और हम पे ट्रस्ट करें और हमारा साथ दें। देखिए ट्रस्ट नहीं है हमारा, आपने आसानियां पैदा करने के लिए जो हालात होते हैं वो आपने पैदा नहीं किए। आपने मेरे भाई आपने बिजनेसमैन को वो ट्रस्ट दिया ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं अभी तक कि यार आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, तो कौन यहां करेगा? आपका अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट आप उसको सिक्योर नहीं कर रहे और आप एफडीआई के पीछे पड़े हुए हैं। अपने मुल्क की इन्वेस्टमेंट सिक्योर करें, बड़ी जरहेज है ये मट्टी, लोग बड़े मेहनती और बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं वतन से, उनको आपने साइलेंट किया हुआ है। करप्शन के लोग आपने आगे लाके रखे हुए हैं, आमने सामने हैं। तो किस तरह आपकी इकोनॉमी डेवलप कर सकती है? नहीं कर सकती। आप एफडीआई पे आप आंखें बंद करके ख्वाब देख रहे हैं कि आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, नो वे। आपके पास इस वक्त जो जरूरत है वो ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉन्फिडेंस दें, उनके लिए एक अच्छी मुराद दें, वो पैसा आपके पास आए। आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज करें, आप अपने मुल्क के जो सोर्सेज हैं उनको यूज करें, आप अपने बिजनेसमैन को ट्रस्ट दें, उनको कम से कम कॉन्फिडेंस दें, तो वो आपके पास इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इंडस्ट्री चले, आपका वो विशियस सर्कल आपकी वो चले एक इंडस्ट्री, और फिर आप एक्सपोर्ट को प्रमोट करें प्रॉपरली, गैर रवायती मंडियों तक आप जाएं, अपने एफटीए पीटीए में आप बिजनेस कम्युनिटी को शामिल करें। आप ये बाबू लोगों को सिर्फ बना के तो आप जो नहीं करते शामिल उसको, तो वो हर मुल्क में हमारा एक नेगेटिव इंपैक्ट चला जाता है। वो करें, एक्सपोर्ट के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाएं और इंपोर्ट सब्सिट्यूट के ऊपर जाएं। तो क्यों नहीं हो सकता? मैं कहता हूं 2 साल के अंदर आपका मुल्क एशिया का सबसे खुशहाल मुल्क बन सकता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं। 2 साल के अंदर पाकिस्तान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और सिर्फ नीयतों का फुकदान है यहाँ पर, जिस तरह से ज़फ़र महमूद चौधरी साहब ने हमें बताया, और 100% इनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये तमाम सोल्यूशंस हैं इस मुल्क के अंदर, इकॉनमी के ठीक करने के, मुल्क को ठीक करने के, यहाँ पे इंडस्ट्री को बहाल करने की, और लोगों को किस तरह से यहाँ पे अपील किया जा सकता है। यहाँ पर हमेशा यही कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क को बचा सकते हैं। इस मुल्क को बचाने के लिए लोकल पाकिस्तानी में भी इतना पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उन्हें ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है, उन्हें ये यानी उन्हें सिक्योर करने की ज़रूरत है, किसी तरह उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ऐसी कोई हुकूमत आए, ऐसे लोग आएँ जो करप्शन ना करें, बल्कि लोगों को अपने लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस बहाल करें, लोगों के अंदर ये सब चीज़ डेवलप करें कि वो अपने मुल्क के अंदर खुद से इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो है वो तमाम यहाँ पर क्रिएट की जाए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के अंदर ये सब कुछ ठीक हो सकता है। बजट दे देना, बजट के बाद बाहर से पैसा, फिर से दोबारा कर्जे लेना, कर्जों की पेमेंट के लिए फिर दोबारा कर्ज लेना, और सिर्फ सूद की मद में दिए गए यानी सिर्फ प्रॉफिट वापस देने के लिए दोबारा से कर्जे लेना, इससे मुल्क डूबता ही जाएगा, किसी तरह से बेहतरी नहीं आएगी। हालांकि देयर आर सिंपल सॉल्यूशंस पाकिस्तान के अंदर, जो बातें ज़फ़र महमूद चौधरी साहब ने की हैं, अगर इन सब चीज़ों पर अमल कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है हमें किसी भी जानिब से किसी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने मुल्क से ही हम सारा कुछ जो है यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया असद नवीद साहब आपका, ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन द शो। नाज़रीन, ये था आज का शो, और आपने देखा कि हमारे पास इस मुल्क के अंदर अल्लाह का दिया सब कुछ है, सिर्फ नीयतों की कमी है। अगर हमारे हुक्मरानों की नीयत ठीक हो जाए और वो ठीक से इस मुल्क को चाहे किसी भी तरह सब चीज़ों को डेवलप करना, तो यहाँ पे बिजली, गैस, हर चीज़ सस्ती हो सकती है। इस मुल्क के अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।